दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड में हूँ, देवभूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड का ये जिला हरिद्वार है। यहाँ मैं आपको एक ऐसा बर्मी कंपोस्ट प्लांट दिखाने जा रहा हूँ जो देश का इकलौता बर्मी कंपोस्ट प्लांट बनने जा रहा है। दोस्तों, आपने बर्मी कंपोस्ट प्लांट की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। बहुत सारे लोग बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेहतर ढंग से इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिनका पढ़ना लिखना और विशेषज्ञता बर्मी कंपोस्ट प्लांट में खाद में है। उन्हीं लोगों से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। मेरे साथ माधुरी जी हैं, और माधुरी जी पिछले 21 वर्षों से ये बर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, और माधुरी जी ने बर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। आप पीएचडी हैं, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में। और किस तरह से ये बर्मी कंपोस्ट प्लांट चला रही हैं, कैसे अच्छा बर्मी कंपोस्ट पैदा कर रही हैं, और क्या खास बात है अन्य प्लांट से इनके बर्मी कंपोस्ट प्लांट कैसे मैनेज कर रही हैं, क्या इसके लाभ किसानों को मिल सकते हैं, और किस तरह से ये भारत भर का सबसे बड़ा बर्मी कंपोस्ट प्लांट बनाने जा रही हैं। ये चल गया है ये बर्मी कंपोस्ट प्लांट, जिससे एक साल में 3 लाख टन खाद उत्पन्न होगी, और वह खाद जब किसानों को मिलेगी तो उससे जैविक खेती होगी और अच्छा उत्पादन होगा। बिना रसायन के उत्पादन, अच्छी लागत और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, यहाँ कई प्रकार के केंचुओं की प्रजाति उत्पन्न की जा रही है। कई तरह से यहाँ बेड यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ काफ़ी ज़मीन में ये बर्मी कंपोस्ट के बेड बने हुए हैं, और माधुरी डबराल जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं क्या क्या ये बर्मी कंपोस्ट से उत्पन्न कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और आपको इससे कैसे मुनाफा मिल सकता है। जी माधुरी जी नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों की ओर से आपका जी धन्यवाद शर्मा जी। और पहले तो आप ही का धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर आप यहाँ पर आए और हमारी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट को आप कवर करने आए हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप देखने वालों को कि ये जो है हमारी श्री कृष्णायन गौरक्षाशाला है। तो इसका जो मोटिव है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें हम उत्पादन करते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो या हमारे और जैविक यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे 40 से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन सब का एक ही मकसद है कि जो भी इससे प्रॉफिट जो मिलता है वो यहाँ पे जो हमारी 3000 गायों से ज़्यादा की जो गौशाला है, नंदी शाला है, ये उसी के गौ सेवा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो 85% का योगदान हम लोग गौशाला में यहाँ से जाता है। तो इसलिए इस काम को करने का एक अलग ही हम सोच के, एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से जो है। तो माधुरी जी, आप जो सबसे बड़ा जो प्लांट लगाने जा रही हैं, काम इस पर आपने शुरू कर दिया, ये आपका विचार कैसे आया? आप क्यों आपने ये खाद और गोबर का ये व्यवसाय चुना, महिला होते हुए? ये बताइए थोड़ा। जी दरअसल जब हमारी एजुकेशन मेरी चल रही थी, हम लोग तो उस समय एक आता था ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट पे बड़ी बातें होती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत बातें होती थी। तो जैसे आपने सुना होगा, जब ये हरित क्रांति का दौर आया तो हमारे खेतों में अनलिमिटेड जो इतना ज़्यादा जो खादों का और ये केमिकल्स का जो इस्तेमाल होने लगा, धीरे धीरे उस समय तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया। लेकिन जब धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट नज़र आने लगे, अलग अलग तरह की बीमारियाँ लोगों में आने लगी, और आपने देखा होगा कि कैंसर्स की बहुत शिकायत, जहाँ जितना ज़्यादा यूज़ हुआ वहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो 2 मोटिव से मेरे थे। एक तो था ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे बढ़ावा मिले, तो उसका बेस कंपोस्ट था। अब ऑर्गेनिक जब आप खाद यूज़ करेंगे तभी आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। ये केचुआ जो 5-6 इंच का है, वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि सारा जो सड़ा गला मटेरियल है, जो भी जैविक है, अवशेष बचता है, उसको खाकर वो एक इतनी अच्छी कंपोस्ट बना रहा है जो हमें केमिकल से निजात दिला दे। तो ये दोनों चीज़ों में जो इसका बहुत ही एक अच्छा जो रोल था, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुई इस तरफ, इस काम की तरफ। और वहाँ से हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। अपनी एमएससी के दौरान मैंने इस काम को शुरू कर लिया था, और उसके बाद जाके मुझे और इसमें लगा कि मुझे और जानकारी होनी चाहिए, और फिर मैंने जाके इसमें पीएचडी की, और 2009 में मैंने इसमें पीएचडी अपनी डिग्री अवार्ड ले लिया था। जी माधुरी जी, आप हम देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ ये नमूने रखे हैं, खाद के भी और जो उत्पादन आप कर रही हैं उनके भी नमूने रखे हैं। पहले तो हमें आप ये बताइए कि क्या क्या चीज़ ये उत्पादन कर रही हैं आप इससे? जी हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे हम लोग अभी जो हमारी प्लानिंग है वो 40 तक यहाँ पे प्रोडक्ट, हम जो गौमूत्र है, गोबर है, और जो हमारी यहाँ पे जैविक केंचुआ खाद और केंचुए से रिलेटेड हम यहाँ पे 40 से ज़्यादा जो है वो सारे जैविक उत्पादों को हम लोग
यहाँ पे बना रहे हैं। और हमारा एक संदेश है कि आप केमिकल बिल्कुल छोड़ दे, ताकि उसको किसी भी, अभी क्या होता है कि लोग वर्मी कंपोस्ट तो यूज करते हैं, आपने देखा होगा शर्मा जी, लेकिन फिर अगर कोई कीड़ा आता है, कोई बीमारी आती है, तो फिर वो केमिकल का इस्तेमाल कर लेता है, फिर कहता है ऑर्गेनिक नहीं। तो हमारा ये है कि अगर कोई भी A to Z अगर इस खेती करने में कहीं पे भी केमिकल का बिल्कुल इस्तेमाल ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब ये प्रोडक्ट आपका, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? होम गार्डनिंग का है, ये होम गार्डनिंग का जो किट है, और इसमें आपको जो है वो ग्रोथ के, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, कीड़े जो है, पेस्ट जो है, उनसे दूर रखने के लिए, और खाद के साथ साथ इसमें जो भी एक गार्डन के लिए जरूरी होता है, इसमें सारा एक किट है। इसमें 4-5 हमारे प्रोडक्ट हैं। अच्छा। और इसके अलावा ये जो जीवाणु सुरक्षा, जैसे ये जीवाणु सुरक्षा का ये बायो आईवी है, तो इसमें क्या है, जैसे बवेरिया हो गया, इस तरह से हमारा ट्राइकोडर्मा है, नाइट्रोजन के लिए है, पोटाश की अगर किसी खेत में कमी है, नाइट्रोजन की अगर कहीं पे अलग से कमी है, फास्फोरस की कहीं अलग से, तो DAP हो गया, यूरिया हो गया, इन सबका हमने एक ऑर्गेनिक हम लेकर आ रहे हैं। ये जो खाद हम देख रहे हैं आपका जीवांश खाद बायो एनरिच्ड है, और ये 3 तरह के पैकेट हम देख रहे हैं, तो ये खाद की जी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये जैसे जीवांश खाद है बायो एनरिच, तो ये वर्मी कंपोस्ट से थोड़ा अलग है। अच्छा। इसमें ये बिना केचुए के बनी हुई है। बिना केचुए जी, इसमें बिना केचुए के खाद है, क्योंकि इसमें केचुए का है ये बायो। तो असल में जो हमारा यहाँ पे, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे जो गोबर का है, ये लगभग 5000 टन का लगभग यहाँ पे रोजाना का प्रोडक्शन है। तो उस गोबर की खपत के लिए जो हमने, हमारा यहाँ पे CNG प्लांट है, CNG प्लांट के बाद जो बचकर हमारी स्लरी आती है, तो वो स्लरी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है कहीं पर, तो हमने उसको जो है उससे बायो एनरिच हम इसमें करके खाद बनाते हैं। स्लरी को उसका जो शुष्क भाग है, बिल्कुल उसका ठोस, उससे ये आप जीवांश खाद तैयार कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये वर्मी कंपोस्ट का एक बैग है जी, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का बैग है, जिसमें हम केंचुओं के द्वारा उत्पादित जो है वो खाद का रखते हैं। और तीसरा हमारा जो है, ये हमारा है बायो एनरिच वर्मी कंपोस्ट, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट को भी हम, जैसे किसी खेत में नाइट्रोजन की अलग से कमी है, तो उसमें नाइट्रोजन अलग से मिला दें। कहीं पर वो कहते हैं कि हमारा जैसे नर्सरी के लिए जा रहा है, तो हमें रूट बोरट से निजात पानी है, हमें इंसेक्टिसाइड चाहिए, फंजीसाइड चाहिए, लेकिन वो केमिकल ना यूज हो। जी। तो हम उसमें जो है वो अपना पूरा जैविक तरीके से उसे बायो एनरिच वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। तो ये 3 तो हमारे खाद के प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा ये लिक्विड हमारे हैं, तो तरल और कंपोस्ट दोनों रूप में, गोमूत्र से संबंधित और वर्मी कंपोस्ट, गोबर से संबंधित, केचुए से संबंधित, जैसे वर्मी वॉश का इस तरह का ये है। तो हम सारी चीजों में हमारा कहना ये है कि केमिकल हट जाए। अच्छा, ये जो हम आपके टब देख रहे हैं, कई टब हैं, 5 टब हैं आपके, ये केचुआ कितने तरह का केचुआ होता है? क्या अलग अलग प्रजाति के केचुए हैं? जी। बात क्या है? आप अगर देखना चाहें, मैं आपको बता दूं कि अगर हम समस्त विश्व की बात करें, तो 3000 से ज्यादा प्रजातियां केचुओं की हैं। 3000 से अधिक। जी। जिसमें कुछ जो है केचुए वही वर्मी कंपोस्टिंग के काम आते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो केचुए काम आते हैं, वो वाले केचुए होते हैं जो हमारा जैविक अवशेष खाने की क्षमता रखते हैं। जी। तो इसमें आप देख रही हैं, जैसे 3 आपने बहुत सारी यूनिट कवर की होंगी। आपने आइसिनिया फिटिडा का नाम सुना होगा। जी। तो यहाँ पे 99% लोग जो है भारत के अंदर, वो आइसिनिया फिटिडा से वर्मी कंपोस्टिंग करवाते हैं। और उनकी एक शिकायत होती है कि जब हम वर्मी कंपोस्ट करवाते हैं तो गर्मी के समय में उतनी अच्छी नहीं होती, बरसात में उतनी अच्छी नहीं होती। हमारे साथ वो दिक्कत नहीं आती है। जी। क्योंकि हमारे पास जो है हर मौसम के हिसाब से केचुए हैं। अच्छा, मौसम के हिसाब से ये जो केचुआ है, जैसे आप ये देखिए, मैं ये बता दूं, ये हमारे यूड्रिलस केचुए हैं। ये अफ्रीका की प्रजाति होती है। इनको ANCs भी हम लोग कहते हैं, अफ्रीकन नाइट क्राउलर। तो ये जो है, जहाँ मैदानी क्षेत्र में बात करूं, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, ये वहाँ पे बहुत बेहतर काम करते हैं। यानी उत्तर भारत के लिए ये केचुआ जो है बहुत लाभकारी है। नहीं, ये नीचे सदर्न स्टेट में भी अच्छा काम करता है। जो हमारा दक्षिण भारत है, ये है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। जी, वहाँ के लिए ये वहाँ के लिए बहुत है। जब हम कहते हैं कि अप्रैल से लेके जून जुलाई में आइसिनिया अच्छी कंपोस्टिंग नहीं करता, उस वक्त आप इन्हें देखिएगा, इसका साइज आप देखिए अभी। जी। तो इसका यही साइज जो है वो जून में 1-1 फीट से ये ज्यादा लंबे केचुए हैं। आप देखिए, ये देखिए, तो आइसिनिया के तो ये 10 गुना भी मैं कहूँ तो कम ही है। और ये जितना ये है, इतना खाएगा भी उतना ही अच्छा। ये देखिए, अच्छा, जितना बड़ा इसका आकार होगा, पोषण भी उतना अधिक लेगा और खाद भी उतना अधिक बनाएगा। खाद भी अधिक बनाएगा। थोड़ा सा इसका अगर प्रजनन क्षमता थोड़ी सी इसकी और आइसिनिया की फर्क करती है। दूसरे, ये आपको मैं बताऊं, ये पेरियोनिक्स है हमारे। जी हाँ, ये पेरियोनिक्स होते हैं। ये कुछ दिखने में आइसिनिया की तरह होते हैं, लेकिन उससे थोड़े पतले और लंबे होते हैं। जी। तो इस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ, ये है आइसिनिया का, इस तरह से। तो ये लंबे होते हैं, पतले, और दिखते आइसिनिया की तरह। तो ये पेरियोनिक्स हो गए। अच्छा। तीसरे, पेरियोनिक्स की एक खासियत है कि ये भारत का ही है। अच्छा, ये इंडियन है। ये मूल रूप से भारत का है। और ये यहाँ की जो हमारी जलवायु है, उसके मतलब उसके हिसाब से ये पूरा अपने को पूर्णतः डेवलप कर चुका है। जी। तो ये हमारी वर्मी कंपोस्टिंग पिट में कभी ऐसा नहीं होता कि ये ना दिखे, क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक, सर्दियों गर्मियों, ये अपना काम एक निरंतर गति से करता रहता है। जी। तीसरी जो है,
ये आपने बहुत जगह देखी होंगी, ये है आइसिनिया फिटिडा, ये आप जो देख रहे हैं, ये सभी जगह है ये आइसिनिया। ये थोड़े आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनकी खाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अच्छा। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हमारे ठंडे जो इलाके हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। ये सबसे बेहतर है ठंडे इलाकों के लिए। ठंडे इलाकों के लिए जी। और इसकी प्रजनन क्षमता भी ज्यादा है खाने, जैसे ये जो है ये देखिए, ये है बहुत अधिक हो रहा है जी, ये आइसिनिया है ये सारा, आप देखेंगे। अगर थोड़ा सा मैं एक बता भी दूं, इस तरह से आप ये ऑरेंज से टिप देख रहे होंगे, ये आइसिनिया की एक अलग सी पहचान होती है। जी। ये थोड़ा, ये देखिए ऑरेंज और येलो सी सेगमेंटेड एक टिप सी दिखती है इसकी, तो ये आइसिनिया है। ये ठंडी जगह के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, इस तरह के लिए बहुत बेहतर है। जी माधुरी जी, अब हम आपके ये बेड देख रहे हैं। अब तक ये छोटे छोटे बेड लोग बनाते हैं, आपने बहुत बहुत बड़े बड़े बेड बना रखे हैं। तो इन बेड की आप किस तरह से इनको करती हैं? इसको किस तरह से लोग, जो नए लोग हैं जो ये कंपोस्ट या खाद तैयार करना चाहते हैं, वो कैसे करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, मैं ये बताना चाहूँगी आप अपने दर्शकों को कि बेड आप कैसे भी बना सकते हैं कि आप सीधे खेत के ऊपर बना सकते हैं, आप पक्के फर्श के ऊपर बना सकते हैं, आप कच्चे फर्श के ऊपर बना सकते हैं, आप पिट मेथड में बना सकते हैं, और आजकल आपने देखा हो एक ग्रीन बैग आ रहा है HDP बैग, आप उसमें भी कर सकते हैं। जी, आप कहीं भी कर सकते हैं। जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि उसकी चौड़ाई जो है वो गर्म जगह 3 फीट से ज्यादा ना हो। अच्छा, गर्म जगह 3 फीट से ज्यादा। अगर आप परमानेंट पिट में कर रहे हैं, अगर आप जमीन में कर रहे हैं तो आप 4 फीट तक कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट में कर रहे हैं तो 3 फीट से ज्यादा ना हो। ऊंचाई जो है वो गर्म जगह 1.5 फीट से ज्यादा ना हो, जहाँ पे जो गर्मी अच्छी खासी होती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई का सीधा सीधा इसकी गर्मी के, इसके टेम्परेचर से इसका संबंध होता है। और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। जी। तो ये आपके जो बेड बनाए हुए हैं आपने, ये 30-30, 40-40 मीटर के बेड हैं, क्योंकि लंबाई में कोई फर्क नहीं, कोई ज्यादा इसका वो नहीं आता है, बस चौड़ाई और ऊंचाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो इसमें जैसे नीचे खरपतवार हम लोग बिछा देते हैं और फिर उसके साथ एक गोबर की परत डाल के, फिर खरपतवार जो भी हमारे पास है, फिर गोबर की परत, और ऊपर से हम इसे पत्तियों से ढक देते हैं। अब ऊपर से कोई पुराली से ढक सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो पुराली मंगवा के पुराली से ढक दे। आप जो है केले की पत्तियां इसके लिए बहुत बेहतर मानी जाती हैं, मक्की के डंठल बहुत अच्छे होते हैं, सरसों की जो डंठलें आती हैं। तो आप इस तरह से कोई भी जैविक अवशेष आपका जो है, कृषि अवशेष हो गया, किचन का हो गया, गार्डन का हो गया, जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो आप इसको जो कितने समय में तैयार होने लगता है, या आप खाद जो है उसको कैसे? ये 2.5 से 3 महीने का समय लेता है। जी। ये वाला। और एक चीज मैं बता दूं कि जो गुणवत्ता तक की जहां तक बात है, जी। अब वर्मी कंपोस्टिंग का ये है, सीधा सा है कि केंचुआ इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता, आप जो भी उसको खाने को दें। जी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 3000 गायों की जो गौशाला है, वो काकरेज है, साहिवाल है, तो देसी गाय हैं, उनका शुद्ध गोबर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब देसी गायों का शुद्ध गोबर इस्तेमाल करेंगे और वो केंचुए द्वारा खाया जाएगा तो उसकी गुणवत्ता और कहीं टाइम बढ़ जाती है। तो जैसा हम उसे खाने को देंगे वैसा ही हमें, उससे बेहतर ही वो हमें निकाल कर देगा। इसमें आप बेड में पत्तियां हैं, उसमें आपके तने सहित कुछ बिल्कुल पड़े हुए हैं। जी। ये पौधे की जो सूखी पत्तियां हैं, तने सहित, वो आपने डाल रखी हैं। तो कोई व्यक्ति यदि इसको करना चाहता है, ये वर्मी कंपोस्ट पैदा करना चाहता है, तो वो केंचुए कहाँ से कैसे ले सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, केंचुए देखिए, आइसिनिया फिटिडा तो आप, मुझे लगता है कि बहुत लोग आजकल वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। जी। तो वो कहीं से भी संपर्क में जो भी कर रहे हैं उनसे ले सकते हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यूट्रिलस अगर आप देखते हैं, हम 3 वैरायटी के केंचुए उपलब्ध करवाते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया। आप केंचुए उपलब्ध? जी, हम केंचुए उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास वर्मी वॉश का बहुत अच्छा सेटअप है, वर्मी वॉश भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो हमारी है ही, यहाँ पे जो हमारा 3 लाख जो है वो कुंटल पर सालाना का यहाँ पे प्रोडक्शन है, जिसमें कि हम लोगों ने 1,80,000 कुंटल अभी लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे से सेल भी किया है। जी। और जो इस यूनिट है जो हमारी, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो गौ सेवा से है। गौ सेवा से है? जी बिल्कुल। तो ये वर्मी कंपोस्ट आप इधर ये गन्ना भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। जी। ये गन्ने में जो है इनका अब हमारी यहाँ की कंपोस्ट ही यूज होती है। अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन बढ़ा है यहाँ पे। जी। तो आप ये जो वर्मी कंपोस्ट किसान यदि चाहते हैं तो वो कैसे आपसे उपलब्ध करा सकते हैं? आप जब इतना उत्पादन करेंगी तो इसका प्रोडक्शन बाजार में भी जाएगा, किसानों को भी इसको चाहिए, तो किसान भाई कैसे खरीद सकते हैं इसको? अब किसान भाई, जैसे आपके माध्यम से, अब आपके चैनल पे हमारा परिचय आ ही गया है, तो आपके माध्यम से भी वो हमसे संपर्क करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी आएगा हम उसे पूरी मदद ही करेंगे और उससे पूरा हमसे सहयोग ही मिलेगा। अच्छा माधुरी जी, ये जो हम बेड देख रहे हैं, ये जमीन से नीचे है, काफी नीचे के भाग में लगा हुआ है, तो ये जो इसका एक कितने बाई कितने बेड से कितना हम उत्पादन ले सकते हैं? कुछ किसान भाई अपना खाद तैयार करना चाहे या बाजार में उसका कुछ बिजनेस भी करना चाहे तो कैसे बेहतर
बेहतर बिजनेस कर सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे खैर यहाँ पे जो हैं वो 5 फीट के हमारी ये चौड़ाई, लगभग 40 मीटर हमारे ये लंबे बेड हैं। जी, जी, तो जी। जरूरी नहीं है कि सबके पास, यहाँ पे हमारे पास इतनी उपलब्धता है। ये हमारा जो है वो 4 एकड़ में हमारा ये प्लांट है। जी, जी, जी। और यहाँ पे जो हमारा लगभग 3 लाख कुंटल का हमारा सालाना उत्पादन 4 है। एकड़ प्लांट। जी जी हाँ, जिसमें कि पूरे में भी हमारा कंपोस्टिंग नहीं होता, जैसे आप देख ही रहे होंगे। जी, जी, जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो स्टैंडर्ड साइज है, जो बिल्कुल शुरू से करना चाहता है, वो 3 फीट चौड़ाई, 12 फीट लगभग उसकी लंबाई रख के और 1.5 फीट उसकी गहराई रख के वो पिट बना सकता है, चाहे वो किसी भी मेथड से करे। किसी मेथड से हाँ, आप जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे उसे घास बिछानी है, ये जरूरी है। सबसे नीचे घास पत्तियां, अच्छा, अच्छा। कुछ भी खरपतवार। और इस वाले जो केचुआ है, जो मैंने आपको साइज बताया, इसमें लगभग 8 से 10 कुंटल मटेरियल आ जाता है। जी, जी। और उसमें 10 किलो केंचुए लगते हैं। 10 किलो केंचुए जी, अब उसको किस लेवल में करना है, किस तरीके से करना है, वो यहाँ से अपना एक कैलकुलेशन कर सकता है। कुछ केंचुए जो है मर जाते हैं, बढ़िया प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, तो केंचुओं को ज़्यादा समय तक जीवित रखने के लिए और केंचुओं बढ़ाने के लिए, यानी अन्य बेडों में भी थोड़ा बहुत किसान खरीद ले, कुछ केंचुए फिर एक बेड से दूसरे बेड में उनको ट्रांसप्लांट करता रहे केंचुओं को, तो उसके लिए किसान भाइयों को या इस काम को करने वाले लोग हैं, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, केंचुए के मरने की नौबत तभी आएगी जब आपकी बेड में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। जी 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 जी। क्योंकि कोई भी जीव जो है वो सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है, उसमें केंचुआ भी है। अगर हमें भी दिक्कतें आएंगी तो पहले हम स्ट्रगल से खुद को बचाते हैं, मरेंगे तभी जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं होगा। जी जी जी। तो जब हम बेड में करें तो एक तो कम से कम जो आप गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 20 से 25 दिन पुराना जरूर हो। अच्छा, 20-25 दिन पुराना ही गोबर इसमें बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल। कई लोग जो है वो हफ्ते दिन पुराना कर देते हैं, तो अगर केंचुओं को कुछ और ना मिला तो वो उससे अगर चले गए पहले तो वो कोशिश नहीं करते हैं जाने की, लेकिन अगर हमने जबरदस्ती डाल दिया तो उनकी मतलब फिर तो संभव है कि वो खत्म ही हो जाए। कब कब पानी देना चाहिए और क्या क्या केंचुओं को इसमें? देखिए, अभी ये डिपेंड, जैसे हमारा ये शेड के ऊपर है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 2-3 दिन बाद यहाँ पे पानी डाल देते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने देखा होगा कई लोग खुले में करते हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें 60 से लगभग 50-60% नमी होनी जरूरी है। 50-60% नमी होती जी, इसमें नमी की बहुत जरूरी होती है। उसका खाना जब तक खत्म नहीं होगा, उसको नमी प्रॉपर मिलती रहेगी, आपका केंचुआ कहीं नहीं भागेगा। कई लोग आपने देखा होगा पॉलीथीन के ऊपर करते हैं कि केंचुआ नीचे ना चला जाए। मेरा एक संदेश देना है उन लोगों को। उसका संदेश ये है कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। उसमें कुछ केंचुए होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, कुछ होते हैं जो आपका वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ये जैविक पदार्थ ज्यादा खाते हैं। इनको जब तक अपनी बेड में जैविक पदार्थ मिलता रहेगा, ये ना तो जमीन में घुसेंगे ना ये दाएं बाएं जाएंगे। जमीन में केंचुआ जब जाता है, जब उसको बिल्कुल खुराक नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जैविक पदार्थ खाने वाला है। ये मिट्टी में बहुत कम रहता है और ऊपर के 5 सेंटीमीटर में ही जाएगा, उससे नीचे भी नहीं जाएगा। अच्छा। जो ये वाले वर्मी कंपोस्टिंग वाले होते हैं केंचुए, मैं पता कैसे लगेगा कि अब इसने खाद तैयार हो गया है, ये पत्तियां पड़ी हुई हैं? जी, ये तो हमने ढकने के लिए किया हुआ है। जी। जब आप शुरू में डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि गोबर कैसा दिखता है। जी। अब आप जैसे ये है, इसमें 90% इसमें प्रोसेस हो गई है। अच्छा, ये इसमें केंचुआ कोई नहीं, केंचुआ अंदर चला गया। बिल्कुल, अब इसमें खाते हुआ। अच्छा, एक इसमें केंचुआ अंदर ही, इसमें हमारे पास 3 प्रजातियां इकट्ठे पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है, तीनों लेवल पे वर्मी कंपोस्टिंग चल रही है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि ऊपर से खाएगा फिर ऊपर की परत हटाएंगे फिर नीचे। अच्छा। पूरी परत एक साथ हटाएंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो यूड्रिलस है वो 10-15 सेंटीमीटर नीचे तक भी चला जाता है। पेरियोनिक्स उससे नीचे चला जाता है। तो हमारे यहाँ हर लेयर में कंपोस्टिंग चल रही है। यानी एक ही आपकी बेड में 3 तरह के केंचुए हैं? बिल्कुल, और एक साथ पूरा बेड जो है तैयार होगा। जी। तो इससे आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा और ज्यादा भी मिलेगा। तो ये कितना दिन में तैयार हो जाएगा? 20 दिन में? ये हमारा जो है वो लगभग नहीं, जैसे अभी आप बात करें तो वो इस तरह से हटाते हुए जो है वो निकालते हैं। तो जहाँ 2.5 महीने लगते हैं वहाँ हमारे 2 महीने लगेंगे। जिस समय 3 महीने का टाइम होता है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा अच्छा, यहाँ से तैयार हो जाएगा तो इसकी छनाई करते हैं आप? इसको छक्का करते हैं? जी बिल्कुल, इसकी छनाई होगी, फिर हम इसे पैक करेंगे। और इसमें से इसके बाद क्या क्या चीज और डालते हैं अब इसमें इसके बाद जब छनाई करने के बाद कुछ और चीजें मिलाते हैं आप इसमें? वो असल में डिपेंड करता है कि जैसे कुछ लोग तो सिंपल वर्मी कंपोस्ट लेना पसंद करते हैं, तो उनको तो हमने इसके निकाला, इसको सुखाया, हल्का छनाई करी, पैक किया और दे दिया। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, इसमें थोड़े से उनको लगता है कि कीटनाशक या इस तरह की कोई बीमारी और थोड़ा अलग से, जैसे कोई जैसे सेब के बागान वाले हमसे ले जाते हैं बहुत सारा। उसके अलावा कुछ और लोग हैं जो किसी अलग तो उनको किसी का कहना होता है कि इसमें वो बीमारी, इंसेक्ट ना लगे, फंगस ना लगे, तो उसके लिए हम लोग इसको ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में आपको बैग्स भी दिखाए थे। तो इसमें हम लोग जैसे ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अलावा मेटार्जियम से ट्रीटमेंट करते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में, यानी किस फसल को उसे खाद देना है बिल्कुल, और उसको क्या चाहिए, उसमें कोई
बीमारी ना लगे, फंगीसाइड्स ना लगे, इंसेक्टिसाइड ना लगे, फंजीसाइड, या किसी की जैसे जमीन है वो नाइट्रोजन थोड़ा कम है उसमें, तो उसमें हम लोग जो हमारा ये नाइट्रोजन वाला है सॉल्युबल राइजोबियम भी देते हैं हम कुछ लोग। तो अलग अलग ट्रीटमेंट वो कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से, उसके हिसाब से। मेरा ये संदेश देना है कि देखिए वर्मी कंपोस्ट अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ बैठ के सारा कवर कर लूँ तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमने अभी पिछले जो है हमने बहुत जगह अपनी यूनिट्स खुलवाई हैं। मान लीजिए जैसे कोई हमारे पास देहरादून से एक आए, हमने उनके अपने सहयोग के साथ उनके यहाँ यूनिट खुलवा दी। अब हम अपने साथ साथ उनकी भी मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि देहरादून वाला हम तक क्यों आए, हम चाहते हैं उसको देहरादून में ही हम उपलब्ध करवा दें। तो इस पे हमारा भी और उसका भी दोनों की हम साथ साथ करें। तो ऐसे हमने अभी तक जो है वो 50 से ज्यादा यूनिट हम खुलवा चुके हैं, 50 से ज्यादा, और हमारा इस साल का जो है वो अगले 100 यूनिट का टारगेट है पूरे भारत में। तो मेरा कहना आपके माध्यम से कि अगर कोई किसी भी स्टेट में हमारे संपर्क से हमको लेकर या हमारी गाइडेंस में शुरू करवाना चाहते, तो एक तो टेक्निकली हम उसे पूरा साउंड नॉलेज देंगे। उसको पूरे एक साइकिल तक हम उसका पूरा उसको करवाएंगे अपनी देश। मतलब चाहे फोन के माध्यम, आजकल तो बहुत माध्यम हो गए हैं, व्हाट्सएप हो गया, फोन, सोशल मीडिया, तो हम उनको पूरा गाइड करेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत आती है हम अपने उससे उनको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद मार्केटिंग से लेकर हर चीज़ में हम जितना सहयोग हमसे हो पाएगा उससे ज़्यादा ही हम करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा माधुरी डबराल जी जो हमारे साथ हैं, यहाँ हरिद्वार के नौरंगाबाद गांव है, और इस नौरंगाबाद में ये देश की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रही हैं।